गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं और क्लास 12th सीबीएसई का पहला पेपर जो है 20 फरवरी को है हिंदी कोर का। उम्मीद है आप सब एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे, लेकिन एग्ज़ाम को लेकर आप सबके मन में एक अनजाना सा डर, कन्फ्यूज़न और एक्साइटमेंट तो होगा। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि याद किया हुआ सब भूल गए, अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। कुछ को चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। ये सब नेचुरल है बेटा, आपको घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ने पूरे साल बहुत मेहनत की होगी और अब एग्ज़ाम में वही मेहनत रंग लाएगी। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने हिंदी पर कम फोकस किया होगा। लेकिन बेटा घबराने की कोई बात नहीं, अभी भी जो वक्त बचा है उसे यूटिलाइज कर लिया जाए। आज मैं आपको हिंदी परीक्षा से संबंधित कुछ टिप्स देना चाहती हूँ और मेरी ये टिप्स हिंदी कोर क्लास 12 सीबीएसई एग्ज़ाम्स के लिए है और आप सब इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि इन सबको ध्यान में रख करके आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने एग्जामिनेशन पैटर्न, आपका जो क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपका क्वेश्चन पेपर देखिए हिंदी आधार, उसका सब्जेक्ट कोड है 302 है और ये प्रश्न पत्र आपका 2 खंडों में बटा है, यानी कि इसके 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और बी, यानी खंड आ और बा। खंड आ में वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे। वस्तुपरक मीन्स एमसीक्यूज, बहुविकल्पात्मक प्रश्न जिनको कहते हैं। ठीक है, और खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि डिस्क्रिप्टिव होते हैं। और सबसे पहले सॉल्व करने से पहले आप सब उसकी मार्किंग स्कीम देख लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। खंड आ में पहला प्रश्न आपका अपठित गद्यांश है। एक गद्यांश दिया जाएगा जो कि 300 शब्दों का होगा अधिकतम और उससे संबंधित 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन होगा आपका 2 अपठित पद्यांश यानी कि काव्यांश होंगे, उसमें आपको एक करना होगा और उससे रिलेटेड, उससे संबंधित आपके 5 प्रश्न होंगे, वो भी एक एक नंबर का होगा, यानी कि टोटल अपठित गद्यांश और पद्यांश आपका 15 नंबर का हो गया है। ठीक, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपकी जनसंचार माध्यम और अभिव्यक्ति की जो किताब है उससे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी एमसीक्यूज होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आपका आरओ, आपकी जो पाठ्य पुस्तक चलती है आरओ भाग 2 से जो कविताएं हैं, काव्यांश का जो काव्य खंड है उससे आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो एक एक नंबर के होंगे। फिर गद्यांश का एक दिया जाएगा पैसेज और उसमें भी 5 क्वेश्चन होंगे जो 5-5 मार्क्स के होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपका वितान से संबंधित है और वितान से आपके सारे पाठ से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये सब भी एक एक मार्क्स के हैं। आप अगर ये टोटल देखिए, ये टोटल आपका 40 मार्क्स 40 नंबर का बनता है। और इस खंड आ को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक टिप्स देती हूँ कि जो आपका रीडिंग टाइम दिया जाता है उसमें बहुत अच्छे से पूरे जो भी आपका पेपर है उसको देख लें, पढ़ लें और ख़ास तौर से अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश को ध्यान से पढ़ें। ये वो वक्त होता है जब आप उस समय का अपना यूटिलाइज़ कर सकती हैं, उसमें आपको उससे संबंधित प्रश्न के आंसर मिल जाएंगे। फिर उसके बाद जनसंचार वाला आप सॉल्व कीजिए। फिर आपके पठित काव्यांश जो आपके आरोह के हैं उसको सॉल्व कीजिए। और मेरा एक आपसे ये आग्रह है कि आप अपने सभी चैप्टर्स को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ें। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, एक बार चैप्टर की रीडिंग बहुत मस्ट है, उसके जो मुख्य बिंदु हैं, मेन पॉइंट्स है, उसको अंडरलाइन कर लीजिए और वो एमसीक्यूज़ में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, और ये 40 नंबर आपके लिए स्कोरिंग साबित होंगे अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए,
4 अप्रत्याशित विषय दिया होगा, उसमें से किसी एक विषय पर आपको रचनात्मक लेख लिखना होगा। यानी कि 4 टॉपिक दिए होंगे, उनमें से किसी एक टॉपिक को आपको चूज़ करना होगा और ये रचनात्मक लेख 6 नंबर का होगा। और रचनात्मक लेख जैसे करंट अफेयर्स होते हैं उस पे पूछा जाता है, कभी आपके अनुभव लाइफ से रिलेटेड पूछा जाता है। अभी इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, पहले हम आपको प्रश्न पत्र के बारे में पूरी बात बता दें, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें कहानी, रेडियो नाटक और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन से संबंधित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 अंक का यानी कि 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे, 6 नंबर का होगा। कहानी का नाट्य रूपांतरण मतलब इंटरचेंज, जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग होती है उसको आप प्ले कैसे बना सकती हैं जो स्टेज पे किए जाते हैं। कहानी का नाट्य रूपांतरण या रेडियो नाटक, आपने कभी कभी देखा होगा रेडियो पे जो नाटक होते हैं जिसको खाली हम सुनते हैं, श्रव्य माध्यम है ना। इन 2 के बारे में मैं बाद में चर्चा करूँगी प्रश्न पत्र का प्रारूप बताने के बाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पत्रकारिता और जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन है, जिसमें से 3 में से 2 प्रश्न आपको करने होंगे। 2 प्रश्न, ठीक है। एक प्रश्न 4 नंबर का होगा, 2 करेंगे तो 8 नंबर का हो जाएगा। इसमें भी आपको विकल्प यानी कि ऑप्शन दिया होगा, कोई 3 में से कोई 2 करना होगा, जो आपकी जनसंचार माध्यम और अभिव्यक्ति की बुक है उसमें से आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फिर आपका लिटरेचर पार्ट आता है यानी कि आरोह से आता है। आरोह में जो काव्य खंड है, जो कविताएं हैं आपके सिलेबस में, उससे क्वेश्चन आता है। 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उनमें से कोई 2 क्वेश्चन करने होंगे और एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का होगा यानी कि 6 नंबर का होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 आपका फिर काव्य खंड पर होगा, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। 3 क्वेश्चन दिए होंगे, उनमें से कोई 2 क्वेश्चन करना होगा और क्वेश्चन की जो मार्किंग होगी वो 2-2 नंबर का एक प्रश्न होगा यानी कि टोटल 4। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अब आपका गद्य खंड आएगा, आरोह में से गद्य खंड आएगा। ये सारे डिस्क्रिप्टिव मैं बता रही, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक डिस्क्रिप्टिव है, वर्णनात्मक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में गद्य खंड से फिर 3 क्वेश्चन होंगे और 3 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना होगा, या 3-3 नंबर के होंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 जो होगा वो भी गद्य खंड का होगा और उसमें भी 3 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करना होगा। ये 4 मार्क्स के होंगे, 2 मार्क्स के होंगे यानी कि 4 मार्क्स के। इस तरह टोटल आपके 80 मार्क्स के यानी कि 80 नंबर का बनता है और 20 नंबर का तो आपका इंटरनल का स्कूल से किया होगा, ठीक है। इन सारों पर बहुत ध्यान रखिएगा और ध्यान से ये देखिएगा कि डिस्क्रिप्टिव जब करिए यानी कि खंड बा जब करिए तो मार्क्स का और टाइम का खास तौर से विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन 3 मार्क्स का है उसको 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग करिएगा और जो 2 मार्क्स का पूछा जा रहा है वो 2 मार्क्स का करिएगा। और ऑप्शन पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि हर क्वेश्चन 3-3 दिए होंगे, लेकिन उनमें से आपको 2 ही करना होगा, ठीक है। अब आगे हम टॉपिक्स पे, आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ है, उन टॉपिक्स के बारे में मैं आपको अभी बताती हूँ। क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट समझने के बाद बेटा सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपके कुछ चैप्टर्स हटाए गए हैं, बोर्ड ने हटाया है। आरोह भाग 2 में काव्य खंड में आप देखिए गजानन माधव मुक्तिबोध का सहर्ष स्वीकारा है और फिराक गोरखपुरी की गज़ल, ये 2 चैप्टर उसमें से हटा दिए गए हैं, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और गद्य खंड से विष्णु खरे का चार्ली चैपलिन यानी हम सब और रज़िया सज्जाद ज़हीर का नमक, ये चैप्टर डिलीटेड है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर वितान, आपकी जो बुक है वितान भाग 2, उसमें लास्ट चैप्टर जो है आपका एन फ्रैंक डायरी के पन्ने, उसको हटा दिया गया है, तो ये भी आपको नहीं पढ़ना है। इस चैप्टर को परे रख करके बाकी जितने भी चैप्टर्स आपके आरोह और वितान में हैं आपको सब पढ़ना है। और आप इस बात का बेटा ध्यान रखिए कि हर चैप्टर बहुत थॉरली रीड करिए। रीड करते वक्त आप मेन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए, तो वो आपके MCQs के लिए भी अच्छा होगा और आपको डिस्क्रिप्टिव या वर्णनात्मक प्रश्न के लिए भी अच्छा होगा। और सबसे पहले जब चैप्टर पढ़िए तो चैप्टर में लेखक कौन है, कवि का नाम क्या है और उनका जन्म, उनका बर्थ कहाँ हुआ, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। और अगर कोई उनका उपनाम होगा, पेन नेम होता है, अगर वो होगा तो उस बात को भी ध्यान रखिएगा। और इससे ज़्यादा
और आपको पता होना चाहिए कि सीबीएसई में जीवन परिचय कवि या लेखक का नहीं पूछा जाता है। ठीक है। आप फिर उसके बाद आप चैप्टर की रीडिंग करने के साथ साथ इस बात का चैप्टर की समरी यानी कि सारांश को बहुत ध्यान से देखिएगा कि उस कहानी में या उस पाठ में क्या है, क्या मैसेज दे रहा, क्या संदेश दे रहा, उसका विषय क्या है यानी कि थीम क्या है, क्या आपको किस टॉपिक पे लिखा गया है, उसका मूल भाव क्या है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और कैरेक्टर्स यानी कि पात्र, चरित्र चित्रण जिनको हिंदी में बोलते हैं, पात्रों के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल भक्तिन चैप्टर है तो भक्तिन जो कैरेक्टर है वो उसके कहानी उसके इर्द गिर्द घूमती है, तो भक्तिन का पूरा जीवन के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे फिर पहलवान की ढोलक है, उसमें देखिए पात्र कितने हैं, कैरेक्टर्स कितने हैं, इस तरह से लेकर के और उसकी घटना क्या है, यानी कि हर चैप्टर के बारे में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वो चैप्टर किस विषय पे लिखा गया है और क्या आपको मैसेज दे रहा है। और कविता में हम आते हैं, जैसे हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मपरिचय और एक गीत है, बहुत ही अच्छी पोएम है और इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं। कविताएं तो सभी आएंगी। और तुलसीदास का कवितावली को लेकर के एक दो क्वेश्चन बार बार बोर्ड में पूछा जाता है कि क्या तुलसीदास अपने समय के एक ऐसे दृष्टा थे जिन्होंने ये कहा कि मतलब भविष्य में भी ऐसा होगा। और आज की प्रासंगिकता में हम देखते हैं कि वाकई उनका ये नज़रिया कि उनके समय में जो कुछ भी था, भुखमरी थी, बेरोजगारी थी, महंगाई थी, अपराध थे, सब आज के जब वर्तमान पर यानी कि प्रेजेंट सिनेरियो में हम देखते हैं तो दोनों हमें सिमिलर लगते हैं। तो इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसके लिए कवितावली बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। बहुत बेटा आरोह के देखिए, मैं बता रही थी आप लोगों को आत्मपरिचय, एक गीत, पतंग, कविता के बहाने, बात सीधी थी पर, कैमरे में बंद अपाहिज, उषा, कवितावली, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, रूबाइयाँ, छोटा मेरा खेत, बगलों के पंख, ये आपकी कविताएं हैं। आरोह की काव्यखंड है। और इसमें बेटा आप लोग देखिए, जब कविता का सारांश या प्रतिपाद का मतलब होता है कि सारांश क्या है। और फिर उसके बाद आपने देखा होगा, मैंने पढ़ाते वक्त आप लोगों को कला शिल्प सौंदर्य बताया था, भाषा सौंदर्य बताया था, काव्य सौंदर्य बताया था, आप लोग उसके बारे में ध्यान रखिएगा। उसमें भाषा के बारे में बताया जाता है कि कवि ने किस तरह की भाषा इस्तेमाल की है। बिंब योजना पूछा जाता है। बिंब योजना के बारे में मैंने आपको बताया था कि दृश्य बिंब और श्रव्य बिंब मोस्टली कविताओं में मिलता है, स्पर्श बिंब बहुत कम मिलता है, जैसे पतंग में आपका स्पर्श बिंब भी है। तो बिंब योजना पर ध्यान दे दीजिएगा। अलंकार कैसे इस्तेमाल किए गए हैं, उन अलंकार का प्रयोग देख लीजिएगा कि कौन कौन से अलंकार किस किस कविता में प्रयुक्त किए गए हैं, ये चीज़ मैंने बताई थी आपको। फिर देखिए आपका आरोह का गद्य भाग स्टार्ट होता है। गद्य भाग में भक्तिन, तो भक्तिन में देखिए भक्तिन के लाइफ स्टेज जो है, मतलब उसके जीवन के जो 3 परिच्छेद हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि शुरुआत कैसे है और एंड, और महादेवी वर्मा से उसका संबंध कैसा है, इसके बारे में आपको ज़रूर ध्यान होना चाहिए। और फिर बाजार दर्शन जो चैप्टर है, उसमें देखिए अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि बाजार लिंग, जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करता, या बाजार समानता का एक अच्छा उदाहरण है। इस पर अपने तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। या पैसे की शक्ति सब कुछ है, आज वर्तमान परिदृश्य यानी कि प्रेजेंट सिनेरियो में आप क्या समझते हैं, क्या आप इस बात से सहमत है, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। फिर काले मेघा पानी दे, इसमें देखिए अंधविश्वास और वैज्ञानिक तर्क के बीच में द्वंद्व चलता है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन जरूर आते हैं। पहलवान की ढोलक में मनुष्य के जीवन में आए हुए परिवर्तन, लोगों की सोच, आधुनिकता के साथ जो खिलवाड़ होता है, जो लोग कला के कलाकारों की उपेक्षा की जाती है, उसके बारे में है, देखिएगा। फिर शिरीष के फूल में देखिए विषम परिस्थितियों में भी अच्छे लोग, संघर्ष करने वाले लोग किस तरह से अपने मकसद को, अपने लक्ष्य को पा लेते हैं, उसके बारे में है। जैसे महात्मा गांधी के बारे में एक क्वेश्चन बहुत है, हाय वो अवधूत अब कहाँ है, ये क्वेश्चन बहुत आता है, इस पर खास तौर से फोकस करिएगा। फिर देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा,
और मेरी कल्पना का आदर्श समाज जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आज वर्तमान परिदृश्य के बारे में पूछे जा सकते हैं कि उनकी कल्पना का जो समाज आदर्श समाज था, क्या वो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृता पर जो आधारित है, तो क्या आज इसकी ज़रूरत है, आज इसकी आवश्यकता है, या जाति प्रथा क्या बेरोजगारी को बढ़ावा देती है, या जाति प्रथा भेदभाव और नफरत फैलाती है। इस तरीके के क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। फिर उसके बाद आपका वितान आता है। वितान में देखिए सिल्वर वेडिंग में यशोधर बाबू यानी कि वर्तमान पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच में जो द्वंद्व चल रहा है, जो लड़ाइयाँ चलती हैं, मतलब जिनके सोच में जो परिवर्तन होता है, सोच में जो फर्क होता है, नैतिक मूल्यों का पतन, ये मुख्य है। जूझ में देखिए आनंदा की पढ़ाई के लिए जो संघर्ष वो करता है, उसके बारे में है, वो देख लीजिएगा। अतीत में दबे पाँव सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है, जिसमें आपने देखा होगा सिंधु घाटी सभ्यता के 2 बड़े शहर मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा, इन 2 के बारे में बहुत ही अच्छा वर्णनात्मक है। उसमें आप एमसीक्यूज भी उसमें बहुत बनते हैं, आप उसको देख लीजिएगा और डायरी के पन्ने तो नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका लिटरेचर पार्ट हो गया है। नेक्स्ट ऑडियो में मैं आपको लैंग्वेज पार्ट के बारे में बताती हूँ। कुछ स्टूडेंट्स बार बार बेटा एक क्वेश्चन हम मुझसे ये कह रहे हैं कि कहानी, नाटक ये कैसे लिखे जाते हैं। ये जो चैप्टर है आपका कहानी और नाटक का नाट्य रूपांतरण, कहानी का नाट्य रूपांतरण, ये कैसे होता है, क्या चीज़ है। देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को कहानी के बारे में पता होनी चाहिए, कहानी क्या है, कहानी की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। और फिर आपको पता होना चाहिए कि कहानी के कितने तत्व होते, कितने अंग होते। यानी कि जब आप कोई स्टोरी लिखते हो ना, तो स्टोरी लिखने में आपको कैरेक्टर की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो आप टॉपिक ढूंढते हैं ना, कथानक। उसका कथानक का मतलब होता है कि आप किस विषय पर लिखने जा रहे हो। फिर उसके जो अंग होते हैं उसमें देश काल और स्थान का ध्यान रखते हो। सपोज आप मुगल काल की कोई कहानी लिखने जा रहे हो, या अंग्रेज़ों के टाइम की कोई कहानी लिखने जा रहे हो, या प्राचीन काल की कहानी लिखने जा रहे हो, तो आपका जो कथानक है, देश काल और स्थान, उसके बारे में आपको ध्यान देना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आप देखेंगे पात्र कि आपको कितने कैरेक्टर लेने हैं, और वो कैरेक्टर कथानक के पात्र जो होते हैं, यानी कि कैरेक्टर्स जो पात्र हैं, तो वो आपको कौन से ग्रामीण हैं या शहर के हैं, कितने आपको लेने हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको लेना पड़ेगा। फिर पात्रों का चरित्र चित्रण करते टाइम हम ये ध्यान रखते हैं कि उनके संवाद का ध्यान, यानी कि डायलॉग उनके अकॉर्डिंग देते हैं। ऐसा ना हो कि गाँव का रहने वाला है और वो शहर की भाषा बोल रहा है। अगर हम उसको अनपढ़ दिखा रहे हैं, कम पढ़ा लिखा दिखा रहे हैं, हाई एजुकेटेड दिखा रहे हैं, तब हमको उसी के अकॉर्डिंग उनके संवाद भी रखने पड़ते हैं। फिर कहानी का क्लाइमेक्स, चरमोत्कर्ष, ये बहुत मुख्य बिंदु है। क्लाइमेक्स के बारे में सभी जानते हैं कि कहानी पढ़ते टाइम जब हम वहाँ पे पहुँचते, पाठक हो या ऑडियंस, जब हम वहाँ पर पहुँचते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है, सब अपना अपना अलग अलग कयास लगाते हैं कि अरे अब कहानी में ये होगा, लेकिन अचानक वहाँ पर जाके कहानी एकदम से नया मोड़ लेती है और हमारे सोच के विपरीत कुछ होता है। उसको चरमोत्कर्ष या क्लाइमेक्स कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आता है। और कथानक में द्वंद्व, कभी कभी क्या होता है द्वंद्व कि 2 द्वंद्व, एक विचार अच्छा एक विचार बुरा, ये द्वंद्व चलता रहता है। डिलेमा की ये द्वंद्व चल रहा है कि हम सोचते हैं कि कहानी हमारी अच्छी होगी, कॉमेडी होगी, और हम देखते हैं अरे ट्रेजेडी हो गई, अंत बिल्कुल। तो ये डिलेमा चलता रहता है। कुछ लोग सोचते हैं कहानी का अंत ऐसा होना चाहिए, कुछ लोग सोचते हैं कहानी का अंत ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो यही कहानी में द्वंद्व है, ये सब कहानी के अंग होते हैं। अब अगर इसी का नाटक बनाया जाए, यानी कि स्टेज पर प्ले करना हो, तब आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आपके पास स्क्रिप्ट होनी चाहिए ना, कि आप प्ले किस पर करना चाहते हैं। तो देखिए ये रूपांतरण, जो नाटक का रूपांतरण है, उसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो कहानी है, तो उस कहानी के बारे में पहले क्या है कि किस विषय पे कहानी है और उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। अब देखिए अगर किसी कहानी को नाटक में परिवर्तित किया जाए तो उसके लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले तो कहानी को देखने के बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि कहानी किस काल की है। हमें नाटक प्ले कराना है मंच पर, यानी कि स्टेज पे कराना है, तो हमें सीन कितने में डिवाइड करना होगा, यानी कि उसके कितने दृश्य हमें रखने हैं, कितने पात्र हमें रखने हैं। और नाटक कम अवधि का होना चाहिए। बहुत लंबा नाटक में ऊब जाता है। और नाटक में एक कमी ये होती है कि मंच पे जो
अभिनेता पात्र जो कैरेक्टर्स प्ले कर रहे होते हैं, अपना रोल अदा कर रहे होते हैं, तो अगर उनसे कोई गलती हो जाती है तो उस गलती को सुधारने का हमारे पास कोई मौका नहीं होता है। इसलिए बहुत ध्यान से हमें सबसे पहले स्क्रिप्ट को ध्यान से पढ़ना होगा, फिर उसकी घटना को देख करके कि हमें कितने दृश्य में उसको परिवर्तित करना है। सपोज जैसे प्रेमचंद की ईदगाह कहानी को आप ले लीजिए, तो ईदगाह कहानी में हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें रमज़ान के टाइम का मतलब ईद के पहले का चाँद निकला, बच्चों की खुशी, एक हम उसमें डिवाइड कर लिया। दूसरा दृश्य हमने देखा ईदगाह जा रहे हैं बच्चे, वहाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं, वो दृश्य हमने देख लिया। और फिर उसके बाद मेला वहीं पर लगा हुआ, थोड़ा-सा उसी में मेले का दिखा रहे हैं। फिर वो घर वापिस आ रहे हैं और लास्ट सीन हम दिखाएँगे जब उसका मेन कैरेक्टर हामिद है, हाँ, हामिद जब अपनी दादी आमीना से मिलता है, वो लास्ट सीन दिखाएँगे। तो ये दृश्य को हमें परिवर्तित करना होगा। मैंने ये एक एग्ज़ाम्पल दिया है। तो इसलिए और कोई भी दृश्य एक दूसरे से कटा हुआ नहीं होना चाहिए और हमारे जो पात्र हैं वो पात्र अपने संवाद के अनुसार उनकी वेशभूषा यानी कि अटायर जो है वो भी उनका वैसे ही होना चाहिए। तो ये सारी बातें और संवाद हमारा यानी कि डायलॉग उसमें मेन भूमिका अदा करता है, चरित्र चित्रण है, ये सारी चीज़ें हमें बहुत ध्यान से देखना होगा। तो हमें ये क्वेश्चन लिखने को आता है, तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपको कोई स्क्रिप्ट दी जाती है और उसको नाटक पे और नाटक में एक देखिए कहानी तो आपने लिख दिया, लेकिन नाटक के साथ 3 तत्व तो और जुड़ जाते हैं कि मंच सज्जा, कि हमारे स्टेज का डेकोरेशन कैसा होगा, प्रकाश व्यवस्था यानी कि लाइट का अरेंजमेंट, कब हमें अंधेरा दिखाना है, कब हमें सुबह का वक्त दिखाना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको वो प्रकाश व्यवस्था दिखानी पड़ती है मंच पर। और तीसरा जो संगीत, बैकग्राउंड म्यूजिक जो होती है वो, तो कहानी में ये तत्वों का अभाव होता है जबकि नाटक में इन तत्वों को सम्मिलित किया जाता है, इसलिए इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक टॉपिक आपका और है जिसमें आप बहुत कंफ्यूज हैं, रेडियो नाटक। नाटक अलग है, ये रेडियो नाटक अलग है। आपको पता है रेडियो जो है ऑडियो होता है ना, ये विजुअल तो होता नहीं है। तो इसलिए रेडियो के लिए जब हम नाटक को लिखते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। बाकी तो जो मैंने नाटक के लिए बताया वो सब रहता है, लेकिन जब रेडियो नाटक लिखते हैं तो उसके लिए हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें मनुष्य देख तो नहीं रहा होता है। तो इसलिए इसकी कहानी में बहुत ज़्यादा एक्शन सीन नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर एक्शन होगा और खाली ध्वनि से के माध्यम से हम उसको दिखा रहे हैं तो वो उबाऊ हो जाएगा और हो सकता है कि जो इंसान सुन रहा है तो वो दिलचस्पी उसकी ख़त्म हो जाए और वो ना देख पाए। तो इसलिए ये कहानी एक्शन पे आधारित नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 30 मिनट की ही अवधि होनी चाहिए, क्योंकि ये श्रव्य माध्यम का नाटक होता है, ठीक है? और हमें हर तरह के बैकग्राउंड म्यूज़िक का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए ताकि पता चले, क्योंकि देख तो रहा नहीं है इंसान कि जंगल का सीन है तो पत्तों की खड़खड़ाहट है, सन्नाटे का शोर है, कुछ डरावनी आवाज़ें, इस तरह से करके, और बाकी तो सारा नाटक की तरह ही होता है। अब देखिए एक टॉपिक है जनसंचार माध्यम और लेखन। इसमें पहला टॉपिक आपका होता है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। मैंने आपको बताया था जनसंचार के कितने माध्यम होते हैं। एक प्रिंट माध्यम होता है यानी कि मुद्रित माध्यम, जिसमें आपका न्यूज़पेपर, अखबार यानी कि समाचार पत्र, पुस्तकें और पत्र पत्रिकाएं आती हैं, और फिर टीवी, रेडियो और इंटरनेट है। तो इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि प्रिंट माध्यम के बारे में उसका लेखन करते टाइम हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए, उसकी कमियां क्या हैं, विशेषताएं क्या, ये मैं नोट्स आपको भेज चुकी थी, समझा भी चुकी थी। और रेडियो के लिए जब हम कुछ लिखते हैं तो रेडियो के लिए हमें किस तरह से लिखना है, इन बातों का ध्यान रखिएगा। रेडियो और टेलीविज़न के लेखन शैली में फ़र्क होता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। मैंने आपको सारे नोट्स दिए थे कि उसकी विशेषताएं क्या है, उनकी कमियां क्या है, रेडियो की कमी क्या है, समाचार पत्रों की, प्रिंट माध्यम की कमियां क्या है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखिएगा। और टीवी में जब खबर को प्रेषित किया जाता है उसके कुछ चरण यानी कि कुछ प्रोसेस होते हैं, उन प्रोसेस को बहुत अच्छे से, जैसे सबसे कई चरण के बाद वो दर्शकों तक पहुंचती है ना, जैसे फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, ड्राई एंकर, ये सब टर्मोलॉजी है। इन टर्मोलॉजी को आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फ़ोन इन है, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव, एंकर पैकेज, ये सारी टर्मोलॉजी टीवी न्यूज़ के लिए होती है। इन सारे प्रोसेस के माध्यम से हमारे पास न्यूज़ आती है, तो इसलिए इन बातों को ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा टॉपिक है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। आप सबको मैंने समझाया था कि समाचार क्या होता है, समाचार कैसे बनते हैं और पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। समाचार लेखन की एक विशेष शैली होती है।
मैंने बताया था ना, उल्टा पिरामिड शैली, इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल जिसको बोलते हैं, और इसमें हमारा समाचार लिखा जाता है। और ये सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली है। और कहानी वगैरह इसमें नहीं, कहानी हमारी सीधी पिरामिड शैली में लिखी जाती है। और आपको पता है कि उल्टा पिरामिड शैली में जो समाचार का ढांचा होता है, सबसे पहले इंट्रो या मुखड़ा होता है, सेकेंड नंबर पर बॉडी होती है, और तीसरा नंबर पर समापन होता है। आपको बताया था समाचार कब कहलाता है, जिसमें 6 ककार होते हैं। क्या, किसका, किसके या कौन, कब, कहाँ, कैसे और क्यों। ये देखिए 6 हो गए, 6 ककार है। पूरा समाचार हमें इन 6 सवालों का जवाब इसमें मिल जाता है, तभी वो समाचार कहलाता है। तो आपने गौर किया होगा, मेन हेडिंग जो समाचार की होती है वो इंट्रो होता है। ये ज्यादातर इंट्रो 3 या 4 ककार को आधार बनाकर लिखा जाता है। क्या है ये 4 ककार? क्या, कौन, कब और कहाँ। फिर इसके बाद समाचार की बॉडी आती है, और समापन के पहले बाकी 2 ककार कैसे और क्यों का जवाब दे दिया जाता है। यानी कि जब हम देखते हैं तो पूरे 6 ककारों पर हमारा पूरा समाचार तैयार होता है। ठीक है, जैसे अभी एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी। तुर्की में भीषण भूकंप के झटके। देखिए आपने मेन हेडिंग इंट्रो, यानी कि मेन हेडिंग पढ़ते ही आपको समझ में आ गया कि क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ। ठीक है, ये 4 आपका इंट्रो में आ गया। अब फिर उसके बाद आगे का उसका विवरण हमें बाद के उसमें मिलता ही है, यानी कि पूरे 6 ककार उसमें आते हैं, तभी ये समाचार बनता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे फीचर क्या है, फीचर के प्रकार कितने होते हैं, विशेष लेखन शैली क्या है। इन सब के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। और एक क्वेश्चन बार बार आता है कि पत्रकारीय लेखन में बीट क्या है, या पत्रकारीय भाषा में बीट किसको कहते हैं, या मीडिया की भाषा में बीट किसे कहते हैं। तो बीट बेटा वो है कि जब पत्रकारों या संवाददाताओं की रुचि और योग्यता के आधार पर उनके क्षेत्र में बंटवारा कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी न्यूज लेकर के आते हैं, समाचार लाते हैं, वही बीट कहलाता है। देखिए कुछ पत्रकार खेल कूद की समाचार लाते हैं, कुछ आर्थिक विषय से संबंधित लाते हैं, कुछ इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय लाते हैं। उनके रुचि और योग्यता के अकॉर्डिंग बंटवारा जो होता है वही बीट कहलाता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, बार बार। लास्ट में बेटा मैं यही कहना चाहूंगी कि घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत काम एंड कूल होकर के आप अपना काम कीजिए, पढ़िए और अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। अपने राइटिंग का, स्पेलिंग का बहुत खास तौर से ध्यान रखिएगा। लिखते वक्त कटिंग वगैरह नहीं हो, टाइम का खास तौर से ध्यान रखिएगा। और एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्ट करिएगा। और ये ना हो कुछ बच्चों के मन में ये है कि अरे 40 मार्क्स का मैं एमसीक्यूज कर लूँगा तो पास हो जाऊँगा, वो डेंजरस जो जोन में है आप। पता है, क्योंकि एमसीक्यूज अगर कट हुआ, नहीं सही हुआ तो पूरे नंबर आपके चले जाएंगे। इसलिए डिस्क्रिप्टिव पर भी पूरा ध्यान दीजिए। खंड आ और बा दोनों को बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ करके काम करिएगा। नाउ बेस्ट ऑफ लक।